अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। और आज की इस क्लास में जो है कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। तो आप फिर से कहते होंगे कि ये मार्जिनलाइजेशन वर्ड हमें छोड़ ही नहीं रहा है, लेकिन ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है या नेक्स्ट टॉपिक है जो हमने पिछले चैप्टर में इसके बारे में बहुत कुछ चीज़ें पढ़ी हुई थी जो इससे लिंक है। तो आज हम उसके आगे चलेंगे और आगे सीखेंगे कि हम मार्जिनलाइजेशन के बारे में और क्या जानते हैं और क्या हमें जानना है। चलिए शुरू करते हैं स्टार्ट हमारी क्लास। तो जो हमारा टॉपिक इसमें रहेगा, मेन टॉपिक्स जो इसमें रहेंगे वो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो हमने ऑलरेडी इससे पहले क्लास में भी डिस्कस किया है या आपके लोअर क्लास 6th-7th में पहले डिस्कस हो चुका है। मुझे लगता है आप बखूबी वाकिफ़ होंगे इस सारे टॉपिक से। और मार्जिनलाइजेशन तो पता ही है, वो पिछला टॉपिक रहा है हमारा, 2 क्लासेस उस पर गए हैं और आपने स्कूल में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। उसके बारे में है दलित्स और आदिवासीज, इनके बारे में भी आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन है। लेकिन अब हम कैसे इनको लिंक करेंगे इस चैप्टर के साथ और उन बाकी जो हमारी नॉलेज में नहीं है वो कैसे हम सीखेंगे। एट्रोसिटीज़ या शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब एक्ट जो आया है 1989 का, या मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होता है, या आदिवासीज़ की डिमांड क्या हुई 1989 एक्ट में, तो वो सारा हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर में। सबसे पहले तो मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में ये क्लियर किया है कि मार्जिनलाइजेशन होती क्या है। तो सबसे पहले ज़ुकरा, एम.एस. ज़ुकरा से प्लीज़ आप आंसर दे, मार्जिनलाइजेशन क्या होता है। मार्जिनलाइजेशन, जी बेटा। वालेकुम सलाम बेटा, बोले। वेरी गुड आंसर। बैठिए बैठिए, वेरी गुड। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ था कि मार्जिनलाइजेशन का मतलब है अनइक्वालिटी या किसी के राइट्स सल्ब करना, किसी के राइट्स में कुछ कमी करना, या जो माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, किसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, या कोई ज़ात पात की बुनियाद पे या कभी जेंडर की बुनियाद पे भी मार्जिनलाइजेशन हो जाती है। तो इस चैप्टर में कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन में क्या है, कन्फ्रंटिंग जो वर्ड आया है, कन्फ्रंटिंग का मतलब हुआ लड़ना, ठीक है, उसको कन्फ्रंट करना, उसके साथ लड़ना। इनको तो पता थी कि हमारे साथ जो ये मार्जिनलाइजेशन हो रही है, तो हम इसको कैसे कन्फ्रंट करेंगे। इस चैप्टर में हमें वही पढ़ना है कि हमें कन्फ्रंटेशन कैसे होगी इन जो ग्रुप्स जिनके साथ मार्जिनलाइजेशन हुई, चाहे वो आदिवासीज हो, चाहे वो दलित्स हो, चाहे वो माइनॉरिटीज में कोई ग्रुप, जैसे हमने मुस्लिम्स एंड माइनॉरिटीज पढ़ा था, मुस्लिम्स हो, तो वो सारे ग्रुप्स कैसे कन्फ्रंट, कैसे इस मार्जिनलाइजेशन से लड़ेंगे, तो वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। क्योंकि ये पावरलेस कम्युनिटी थी, ये हमने पिछली बार भी देखा कि इनके पास कोई पावर नहीं था, सामान नहीं था, एजुकेशन वैसे नहीं थी, लेकिन इन्होंने कैसे अपना स्ट्रगल स्टार्ट किया। क्योंकि जो डोमिनेशन इनको की गई थी, डोमिनेटेड ग्रुप्स मेजॉरिटी में थे या कोई और ग्रुप था जो पावर में थे, तो उन्होंने इनके साथ मार्जिनलाइजेशन जो की थी, उन्होंने कैसे स्ट्रगल स्टार्ट की। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने लिखा है कि इन्होंने बहुत सारे तरीके अपनाए। जब भी कोई स्ट्रगल हमें करनी होगी ना, तो वो किसी न किसी चीज़ से स्टार्ट होती है, जिसे हम कहते हैं कि चिंगारी एक होनी चाहिए। तो वो चिंगारी तो इनके पास थी, क्योंकि इनके पास बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ हो रही थी सोसाइटी में, इनके साथ वो प्रॉपर सलूक नहीं हो रहा था जो इनके साथ होना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ जो सबको मिलती है वो इनको नहीं मिलती थी। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि रिलीजियस सोलेस, मतलब एक रिलीजन का सहारा लिया, पीसफुल प्रोटेस्ट, पीसफुल मींस इन्होंने इस्तेमाल किए। कभी कभी इनको ऐसा लगा कि हमें आर्मड स्ट्रगल भी करना चाहिए, तो इन्होंने आर्मड स्ट्रगल भी किया, या ऐसे मतलब प्रोटेस्ट हुए जहाँ पे बहुत सारे ज़ख्मी भी हुए, बहुत सारे गिरफ्तार भी किए गए, ताकि वो गवर्नमेंट को दिखा सके कि हम भी अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हैं। कुछ केसेस में उन्होंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि इनके वो रहन सहन, आदिवासी का जैसे मैंने बोला एक एग्जाम्पल कि उनका रहन सहन अलग था, उनका सोशल सेटअप वो
थोड़ा जनरलाइज हो गए, उन्होंने दूसरे चीज़ों के तरफ ध्यान दिया और दूसरे कल्चर्स से सीखा। एजुकेशन इन्होंने अपने जो यूथ्स थे जो पढ़ते नहीं थे उनको एजुकेशन दी, ताकि उनको पता लगे कि हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे लिए क्या बोलता है, हमारे राइट्स क्या है, हमारी ड्यूटीज़ क्या है, और हम कैसे इस मार्जिनलाइजेशन एक बड़ी आफत से हम कैसे लड़ सकते हैं, हम इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम वही कुछ डिस्कस करेंगे, वही हम देखेंगे कैसे इन्होंने मार्जिनलाइजेशन तो हुई, कैसे हुई वो भी हमने पढ़ा, किस किस ग्रुप के साथ हुई वो भी हमने पढ़ा। लेकिन अब ये जो ग्रुप्स है इनको समझ आया कि हमारे साथ ना इंसाफी हो रही है, हमें इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे हैं, हम इन इक्वल राइट्स से कैसे लड़ेंगे, हम कैसे गवर्नमेंट को ये आशना करेंगे यार हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे साथ वो इक्वालिटी नहीं बरती जा रही है जो कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो वो इन्होंने कैसे किया, वो इन्होंने प्रोटेस्ट से किया, वो इन्होंने डिफरेंट एक्टिविटीज से किया, इन्होंने एजुकेशन लाई, इन्होंने थोड़ा सोशल सेटअप अपना चेंज किया। और ये ग्रुप्स, इन्होंने बड़े बड़े ग्रुप्स जो जिसे हम कहते हैं एनजीओज आए या एक्टिविस्ट्स हम कह सकते हैं, बड़े बड़े एक्टिविस्ट जो आपके चैप्टर में भी एक एक्टिविस्ट का नाम दिया गया है, उन्होंने भी इसमें बहुत सारी जो कहते हैं डेवलपमेंट्स की, और इनके मतलब जो राइट्स जो सल्ब हो रहे थे, जो ख़त्म हो रहे थे, गवर्नमेंट को उसके खिलाफ ध्यान दिलाया और बहुत सारे लॉज इम्प्लीमेंट किए। तो आगे चलते हैं, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले, क्योंकि अगर कोई भी बुनियाद हमें डालनी हो ना, किसी बिल्डिंग की बुनियाद सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वैसे ही सबसे जो बुनियाद है, क्योंकि पहले 1947 आज़ादी से पहले ये इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन तब भी होती थी, मार्जिनाइजेशन तब भी होती थी, लेकिन ये कोई ऐसा कोई टूल इनके पास नहीं था कि ये प्रूव कर सके, कि ये कोई लॉ ऐसा नहीं था ये प्रूव कर सके, कोई बेस ऐसी नहीं थी ये प्रूव कर सके कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो हमसे ऊपर है, हम उनसे नीचे है। तो वो कैसे हुआ, वो जो थे फंडामेंटल राइट्स, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बना 1947 के बाद 1950 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसको हम फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। तो वो आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा। फंडामेंटल राइट्स जो है वो बेस बन गया, इन्वोक हो गया कि इन्होंने ये बेस बनाई अपने ये राइट्स पहले गवर्नमेंट को बताने की हमारे साथ मार्जिनलाइजेशन हो रहा है। क्योंकि अगर हम देखें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें बहुत सारे राइट्स है जिसमें इक्वालिटी है कि सारे इक्वल है। अगर हम आर्टिकल 17 देखें, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी अनटचेबल्स जिनको कहा जाता था, जो आज़ादी से पहले भी थे उसके बाद भी आए, लेकिन जब उनको लगा कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट हमारे पास आया है कि जो हमें कहता है कि अनटचेबिलिटी बैन होगी, हम इक्वल है, सोसाइटी में सारे जो इंसान है, फर्द है, वो इक्वल है, तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमें तो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, हमारे साथ तो मार्जिनाइजेशन हो रही है। तो उन्होंने गवर्नमेंट को ये बोला कि ये जो आपने लॉ बनाया है ये हमारे लिए भी इम्प्लीमेंट होता है, ये ऐसा नहीं है ये लॉ बना तो किसी कम्युनिटी के लिए, ये नहीं, ये हमारी सारी कम्युनिटी के लिए है। तो उन्होंने ये आर्टिकल 17 का बेस बनाया कि गवर्नमेंट को कहा कि अगर आपने ये फंडामेंटल राइट बनाया है तो आप ये फंडामेंटल राइट जो है वो इम्प्लीमेंट भी करो। कहीं कहीं पे ये नहीं हो रहा, आज भी कहीं ऐसे शहर है या कहीं ऐसे मतलब इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पे इनकी वायलेशन होती है फंडामेंटल राइट्स की, या फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 15 में जो हमारा है कि डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी ग्रुप का भी फर्द हो, चाहे वो कोई भी कास्ट रखता हो, या मर्द हो या औरत हो या कोई थर्ड जेंडर भी हो, उसको भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। लेकिन 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 लोगों के साथ फिर भी डिस्क्रिमिनेशन होती है। लेकिन उन्होंने ये कम से कम उनको एक चीज तो मिली ना जिससे कि इनको पता चला, और गवर्नमेंट को भी पता चला मास मीडिया के थ्रू या किसी और चीज के जरिए कि नहीं, इनके साथ जो मार्जिनलाइजेशन है वो हो रही है। यानी इन्होंने सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स को बेस लिया और उस बेस से गवर्नमेंट को समझाया कि नहीं जी, हमारे साथ जो है वो क्या हो रहा है, मार्जिनाइजेशन हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, हमें इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे हैं जो हमें राइट्स मिलने चाहिए।
तो आगे चलते हैं हम हमारे चैप्टर में। तो इन्होंने जैसे दलित्स हमने पिछली बार पढ़ा था, दलित्स ने उन्होंने बोला था जिनको अनटचेबल्स भी हम कहा जाता है, अनटचेबल्स भी दलित्स को। तो जो दलित्स है, दलित्स ने क्या कहा, दलित्स ने कहा कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये हमारे लिए भी है, क्योंकि हम जो है हमारे साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। क्योंकि दलित्स के साथ आपको पता ही है उनको अनटचेबल्स कहा जाता है, उनको अनटचेबिलिटी के साथ एक बहुत बड़ा जो नासूर हमारी सोसाइटी में उनके साथ लड़ना पड़ रहा था। तो उन्होंने भी गवर्नमेंट को ये याद दिलाया कि देखिए हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें बोलते हैं कि इक्वालिटी है, लेकिन हमारे साथ इक्वालिटी नहीं है। या माइनॉरिटी में मुस्लिम्स या सिख्स या कोई और कम्युनिटी जो भी है, उन्होंने भी माइनॉरिटी के जो फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, जैसे अगर हम मदरसा डालें वो राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और एजुकेशन में आता है, तो गवर्नमेंट उसके लिए फंडिंग भी देती है, गवर्नमेंट हेल्प भी करती है उनको टाइम टू टाइम, ताकि वो क्या करे, वो आगे आगे चल पाए और उनको ऐसा फील ना हो कि वो मार्जिनलाइज्ड हो। उनको जो हेल्प गवर्नमेंट से चाहिए वो फंडामेंटल राइट्स से उनको मिली। तो सबसे पहले जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी थी, इन्होंने फंडामेंटल राइट्स को अपना बेस बनाया ताकि वो गवर्नमेंट को बता सके कि हमारे साथ मार्जिनलाइजेशन हो रही है। और खाली फंडामेंटल राइट्स ही नहीं, कुछ और भी लॉज लाने की ज़रूरत है ताकि हम इस मार्जिनलाइजेशन से लड़ पाए, कन्फ्रंट कर पाए। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पहले ये था कि इन्होंने जो बेस है वो फंडामेंटल राइट्स बनाया। फिर गवर्नमेंट को ऐसा भी लगा कि नहीं, खाली फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ और भी लॉज होने चाहिए। जैसे सचार कमेटी के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, सचार कमेटी के बारे में। तो मुझे लगता है जीएमएस बरजुल्ला हमें बोलेगा सचार कमेटी जो हमने पिछली बार पढ़ा था, या कमेटी किस रिलेटेड गवर्नमेंट बनाता है, क्यों बनाता है कमेटी। शाबाश। वालेकुम, हाँ जी बेटा। सब कोई कम्युनिटी मार्जिनाइज हो रही है वो देखते हैं। शाबाश, बैठी बैठी। बेसिकली जो कमेटी है ना, कमेटी इसलिए बनाई जाती है कि ताकि कोई लॉ या तो रिव्यू करना होता है, या कोई नया लॉ या कोई ऐसी सिचुएशन कंट्री में होती है, तो उस कमेटी को वो एम दिया जाता है कि आप इसके बारे में पढ़िए। जैसे हमने ये सचार कमेटी के बारे में पढ़ा था, इन्होंने क्या किया था, ये पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी जो माइनॉरिटी में थी, उन्होंने उसके बारे में एक सर्वे किया था, फिर अपनी रिकमेंडेशंस दी थी कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो क्यों मार्जिनलाइज्ड है, उसमें क्या फैक्टर्स है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ में हो रही है जिससे वो मार्जिनलाइज्ड हो रही है, जिसके बारे में मैंने वो टेबल भी शेयर किया था। एजुकेशन के रिलेटेड उनकी बेसिक एम्यूनिटीज़ या बेसिक फैसिलिटीज़ है जो उनके पास नहीं है, या वो एजुकेशन में बहुत पीछे है क्योंकि उनका ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है। तो वो चीज़ें उन्होंने कमेटी में, वैसे ही एक गवर्नमेंट कमेटी सेटअप करती है अगर कोई उनको मसला पेश हो या कोई उनको चीज़ लगे कि इस पे लॉ बनने की ज़रूरत है, तो वो एक कमेटी तश्कील करती है। उसमें 10-15 मेंबर होते हैं, राज्यसभा से आधे आधे होते हैं, लोकसभा से। तो वो फिर वो रिकमेंडेशंस देती है अपनी, फिर गवर्नमेंट उन रिकमेंडेशंस को देती है, देखती है, उनको फिर थॉरली डिस्कस किया जाता है, फिर गवर्नमेंट उस पर काम करती है। तो उसके बाद ये फिर लॉ बनता है। ये क्यों, ताकि वो इनको ये ना रहे कि ये मार्जिनलाइज है, इनके लिए भी सब सोचे। और सोशल जस्टिस जो एक सोसाइटी में ये होता है कि सारे लोग बराबर, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है कि ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर लॉ, वो सोशल जस्टिस लोगों को लगे कि नहीं, ये सोशल जस्टिस हमारे साथ हो रहा है। तो कमेटी के बारे में हमने पिछली बार भी पढ़ा था, ये सचार कमेटी भी इंपॉर्टेंट, ये हमने उस चैप्टर में पढ़ी थी। वैसे ही यहाँ पे भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी ने यही चीज़ें की कि कमेटी बनाई गई, तो उन्होंने बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो थी या माइनॉरिटी जी थी, जैसे ये सचार कमेटी माइनॉरिटी के लिए बनाई गई थी, तो उन्होंने वो कमिटीज़ देखी, तो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट लॉज या
डिमांड्स पुट फॉरवर्ड किए गवर्नमेंट के पास कि ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही है, ऐसे डिस्क्रिमिनेशन हो रही है या ऐसे प्रिजुडाइस जो है हो रहा है इसी कम्युनिटी के साथ, तो ये सफ़र कर रही है। यहाँ पे हमें चाहिए कि कोई लॉ बने, यहाँ पे हमें चाहिए कि कम्युनिटी के साथ कुछ ऐसा किया जाए ताकि उनको ऐसा ना लगे कि हम मार्जिनलाइज हो रहे हैं। या अगर कोई कम्युनिटी कोई डिमांड कर रही है, जैसे दलित्स का हमने पढ़ा था, दलित्स डिमांड कर रहे थे कि हम अपनी ज़मीनें नहीं छोड़ेंगे, या वो जो है ट्राइबल्स ने भी बोला कि हमारी ज़मीनें किसी और को मत दीजिए, ये ज़मीनें हमें वापस दीजिए क्योंकि हमारा लाइवलीहुड सारा कल्चर वाला जो है पार्ट इससे हमारा सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये डिमांड्स उन कम्युनिटीज़ के पास जाती थी, फिर वो कमिटीज़ क्या करती थी, वो उन कम्युनिटीज़ से जाकर मिलती थी और वो फिर डिसाइड करते थे कि इस कम्युनिटी के साथ क्या इनजस्टिस हुआ है और इनकी डिमांड्स क्या है और जेन्युइन चीज़ें क्या है जो इनके पास होनी चाहिए। ऐसे एक कमेटी जो है वर्क करती है। तो उसके अलावा जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने पहले पढ़ा, तो वैसे ही कुछ जैसे मैंने डिमांड्स आई आदिवासी के आया, तो इनको वैसी एक तो नई स्कीम्स बनानी पड़ी, वैसे ही लॉज भी बनाने पड़े कुछ नए इंस्टेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा। कॉन्स्टिट्यूशन में तो सबके लिए लॉज तो सबके लिए, लेकिन उसके अलावा किसी कम्युनिटी के साथ अगर गलत हो रहा है तो गवर्नमेंट को उसके रिलेटेड लॉज बनाने पड़े या कुछ फैसिलिटीज उनको ऐसी या स्कीम्स प्रोवाइड करनी पड़ी जो पर्टिकुलर उसी कम्युनिटी के लिए थी। जैसे फ्री सब्सिडाइज होटल, जैसे हमारे यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में गुजर एंड बकरवाल हॉस्टल्स होते हैं जो हमारी गोजर कम्युनिटी और बकरवाल कम्युनिटी के लिए होते हैं, तो वो शहर में बनाए जाते हैं। जब वो कम्युनिटी के कुछ बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं तो उनको एकोमोडेशन की प्रॉब्लम ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, वो वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं और अवेल कर सकते हैं फैसिलिटी जो ऑलमोस्ट फ्री होती है। खाली उनको थोड़ा बहुत रजिस्ट्रेशन का फ़ी भी भरना पड़ता है, बाकी उनकी जो खाना पीना रहना और एजुकेशन सारा गवर्नमेंट देखता है। वैसे ही वो फ्री हॉस्टल्स आदिवासी और दलित्स के रिलेटेड सारी कंट्री में बहुत सारे पार्ट्स में बने हुए हैं। तो ये क्या था, ये एक्स्ट्रा एक गवर्नमेंट का ये था कि नहीं, हम आपके लिए सोचते हैं और हम आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। तो एक और चीज़ थी रिजर्वेशन पॉलिसी, जो आजकल बहुत चर्चा में है, आजकल बहुत इसके बारे में बात होती है, रिजर्वेशन पॉलिसी। तो रिजर्वेशन क्या पॉलिसी है? रिजर्वेशन बेसिकली गवर्नमेंट एक पॉलिसी रखती है। तो रिजर्वेशन पॉलिसी के रिलेटेड गवर्नमेंट दूसरे डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो है उनको रिजर्व कर रही है, बहुत सारे पोस्ट हो, एजुकेशन में हो या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में हो। जैसे आप देख सकते हैं कि रिजर्वेशन पॉलिसी एक बहुत बड़ी पॉलिसी है और इसका मतलब बहुत सारे फील्ड्स में हम देख सकते हैं कि जैसे कैसे कर दी है ये वर्क। रिजर्वेशन पॉलिसी अगर हम देखेंगे ना, तो डिफरेंट कास्ट जो है, जैसे दलित्स हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो या बैकवर्ड हो, उनके लिए अलग एक रिजर्वेशन पॉलिसी आती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, क्योंकि अगर हम बैकड्रॉप में जाएंगे ना 90s 60 और 70s से पहले या 50s से पहले हम जाएं, तो हम क्या देखते थे कि वहाँ मेजॉरिटी के लोग ज़्यादा पढ़ते थे, जिनके पास रिसोर्सेज थे वो पढ़ते थे, जो उनसे कम तर थे वो पढ़ नहीं पाते थे। तो रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़ कौन करता था? मेजॉरिटी। तो माइनॉरिटी रिसोर्सेज का या अपॉर्चुनिटीज़ का यूज़ नहीं कर पाती थी। तो जब 1950s के बाद गवर्नमेंट को लगा कि माइनॉरिटीज़ जो है या कोई ऐसी कम्युनिटी है जिनके साथ ऐसा हो रहा है कि वो compete नहीं कर पा रही है, तो उनके लिए क्या किया गवर्नमेंट ने, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई जिसे रिजर्वेशन पॉलिसी, और बहुत सारे ग्रुप्स उसमें ऐड हुए। आज ST आता है एक अलग, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट आता है, बैकवर्ड आता है, EWS एक कैटेगरी आती है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जिसे कहा जाता है, क्योंकि वो उनको लगा गवर्नमेंट को ये थोड़ी मार्जिनलाइज कम्युनिटी होगी, तो इनके लिए चाहिए कि अपॉर्चुनिटी बराबर हो। अपॉर्चुनिटी बराबर होने के लिए क्या, इनको रिजर्व किया गया कुछ, जैसे हमारे एजुकेशन में अगर 100 सीट्स हो तो हमें 60% हम क्या करते हैं, 60 सीट्स हम ओपन मेरिट वालों को देते हैं, 40 सीट्स हम डिफरेंट कैटेगरीज को देते हैं। जैसे शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 10 रह गए, शेड्यूल कास्ट के लिए 10, ठीक है, बैकवर्ड के लिए 10, ऐसे ही डिफरेंट कैटेगरीज के। लेकिन अब ये ऐसा नहीं होता कि कोई भी शेड्यूल बोलेगा कि मैं शेड्यूल ट्राइब में नहीं। शेड्यूल ट्राइब का एक प्रॉपर लिस्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से, क्योंकि ये कभी कभी वेरी होता है स्टेट में।
तो स्टेट की तरफ से एक लिस्ट आता है जिसमें वो मेंशन होता है कि ये फलानी 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 ये जो कास्ट है ये शेड्यूल कास्ट में आती है, या ये जो ट्राइब है ये शेड्यूल ट्राइब में आता है। वही ट्राइब, यानी हर कोई नहीं जा सकता कि वो बोलेगा मैं शेड्यूल ट्राइब हूँ तो मुझे कैटेगरी में आप रखें, नहीं। और उनको क्या करना पड़ता है, उनको एक और चीज़ करनी पड़ती है, उनको सर्टिफिकेट गवर्नमेंट देता है, उनको अपना आप वेरीफाई करना पड़ता है कि सच में ये इसी कास्ट का है कि नहीं, सच में ये इसी ट्राइब का है कि नहीं। तब जब उनको वो सर्टिफिकेट मिलती है, तब वो जब अप्लाई किसी पोस्ट के लिए करते हैं या एजुकेशन में अगर उनको एडमिशन चाहिए तब वो पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट उनको प्रोड्यूस करना पड़ता है, और उसके बाद उनका अलग एक कट ऑफ होता है, और जनरल कैटेगरी का अलग कट ऑफ होता है। जैसे अगर जनरल में मैंने ओपन मेरिट में फॉर्म भरा है तो मेरा कट ऑफ जो है, मेरा कंपटीशन जो है मेरा जनरल कैटेगरी के साथ कंपटीशन है। लेकिन जो वो एसटी वाला कैंडिडेट है उसका एसटी के साथ, अपने कैंडिडेट्स के साथ अलग कंपटीशन है, यानी उसको जो है ओपन मेरिट के साथ कुछ नहीं है, उसको अपने जो 10 पोस्ट है उनके साथ रिजर्व है। हाँ, वो उनके साथ भी कम्पीट कर सकता है ओपन मेरिट में, लेकिन अपना उसको 10 जो पोस्ट है उसको रिजर्व है। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ। तो ये मार्जिनलाइजेशन मतलब मार्जिनलाइजेशन इसलिए इम्पोर्टेंट, तभी हम ये जो है रिजर्वेशन पॉलिसी समझ सकते हैं। ये उसी के लिए है जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, ये शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब, ये मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स है, इन्हीं के लिए ये रिजर्वेशन पॉलिसी बनी है। उसके बाद जो है उसके बाद बहुत सारी अलग पॉलिसीज़ भी बनी, जिससे जो अगर डिस्क्रिमिनेशन इनके साथ होती थी या अगर कुछ और इनके साथ होता था वो भी मतलब गवर्नमेंट को टैकल करना पड़ा। जो हमारी बुक है जकमालपुर की एक बहुत बड़ी स्टोरी है वहाँ पे। तो जकमालपुर की क्या स्टोरी है, बेसिकली वहाँ पे एक लड़का होता है, मैं शॉर्ट में वो स्टोरी आपको सुनाना चाहूँगा। वो एक लड़का होता है एक गांव में, वो दलित होता है, यानी लो कास्ट कम्युनिटी से होता है। तो उस कम्युनिटी में क्या होता है, हर 5 साल के बाद वहाँ पे एक बहुत बड़ा, हर साल के बाद वहाँ पे एक फेस्टिवल बनाया जाता है 5 दिन का। और वो जो प्रीस्ट होता है जब वो पहले मंदिर में पूजा करता है तो वहाँ पे पूजा सबसे स्टार्ट होती है, किसी दलित मेंबर को आना पड़ता है उधर और प्रीस्ट के पैर धोने पड़ते हैं, और जो वो पानी वहाँ से निकलता है तो उसको उस पानी से फिर नहाना पड़ता है पब्लिकली। तो फिर उसके साथ ये रिचुअल स्टार्ट होता है। लेकिन वहाँ पे एक लड़का है जो छोटा है, अभी 20 साल का है। तो वो जब उसकी बारी आती है रिचुअल करने की, तो क्योंकि ये 20 साल के बाद ही कर पाते हैं, लेकिन वो रिफ्यूज़ करता है। वो बोलता है कि मैं ये नहीं करूँगा, क्योंकि उसका एक रीज़न ये होता है, वो जो है वो क्या होता है, वो असल में पढ़ा हुआ होता है, उसको पता होता है कि ये हमारे साथ एक किस्म का डिस्क्रिमिनेशन या मार्जिनलाइजेशन हो रही है, कि हमें ऐसा ट्रीट किया जा रहा है कि जैसे हम कोई लो कम्युनिटी हो। मतलब अगर हम मतलब कॉमन सेंस में भी सोचें ना, कोई ऐसी चीज़, किसी के पैर धोना, फिर उसी पानी से नहाना, ये फिर स्टार्ट करना मंदिर की पूजा, और इंस्टेड ऑफ दैट उनको फिर मंदिर में जाने की इजाज़त होती ही नहीं थी। तो उसने क्या किया, उस बच्चे ने, उसने कहा कि मैं नहीं करूँगा। अगर मैं करूँगा भी तो फिर आप क्या करोगे, आप हमें मंदिर में जाने दोगे, आप तो हमें टेंपल एंट्री में एंट्री भी नहीं देते हो। तो ये तो हमारे साथ एक बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है। तो ऐसा मेरे साथ पॉसिबल नहीं है, मैं तो ये नहीं करूँगा, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें राइट देता है कि आप ये चीज़ें रिफ्यूज़ कर सकते हो, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती है। तो उसने क्या किया, वो नज़दीक के पुलिस स्टेशन में गया, तो उसने वहाँ पे एक FIR काटा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दी। और किस एक्ट के अंडर, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989, जो एक अलग लॉ, अलग, इंस्टेड ऑफ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें पहले ही राइट्स देता है, लेकिन उसके अलावा ये एक नया एक्ट आया। ये किसके लिए आया, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ठीक है, जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, यानी जो उनके साथ गलत हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन बहुत किस्म की, मतलब ये अलग अलग, जैसे इस स्टोरी में हमें क्या पता चला, वहां पे भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ। डिस्क्रिमिनेशन कैसे हुआ, क्योंकि उनको वो चीजें करनी पड़ती थी जो दूसरा कोई कम्युनिटी मेंबर नहीं करता था। क्योंकि वो दलित थे, वो अनटचेबल से थे, और उनको टेंपल के अंदर एंट्री ही नहीं मिलती थी।
ठीक है, तो उन्होंने उसको लगा, क्योंकि वो बच्चा पढ़ा हुआ था, रत्नाम उसका नाम था, वो पढ़ा, उसको लगा कि नहीं, हमें अगर कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है तो मैं इस राइट का इस्तेमाल क्यों क्यों नहीं करूं। तो मुझे लगता है हम इसके बारे में एक सेशन भी रखेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन भी, कि आपको कहाँ लगता है कि हमारे साथ कभी डिस्क्रिमिनेशन हुई, जैसे बस में होता है कभी। इसलिए अगर आप देखोगे, अगर हम बस में देखेंगे ना, बस में रिजर्व होती है कुछ सीट्स, ये लेडीज के लिए है, ये जेंट्स के लिए तो जनरल होती है, कोई होता है हैंडीकैप्ड, उसके लिए सीट रिजर्व होती है। ठीक है, तो ये ऐसी चीजें हैं, जैसे ये शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट एक्ट 1989 आया, तो इसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई, और जो उनके साथ एट्रोसिटीज होती थी, तो वो दूर करने के लिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन एक्ट आया, जो हमें आगे पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से रूल्स ऐसे आए, कौन कौन से एक्ट्स आए, कौन कौन से डिस्कशंस पहले हुए गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, ऐसी ऐसी चीजें हमें एक नए एक्ट में लानी है जो नहीं हो रही है। हम कॉन्स्टिट्यूशन तो देता है हमें राइट्स, लेकिन ऐसे कौन सी चीजें हैं जहां पे हमें नए कानून बनाने की जरूरत है, वो इसी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 में आया है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो एक्ट जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था, सबसे पहले तो ये क्यों हमें लाना पड़ा गवर्नमेंट को, क्योंकि खाली वो जो कॉन्स्टिट्यूशन हम उसके बुनियाद पे नहीं बैठ सकते थे, क्योंकि वो एक जनरलाइज्ड लॉ था, वो तो हर किसी के लिए था। लेकिन कोई कम्युनिटी ऐसे, जैसे पिछली जो स्टोरी है रत्नाम की स्टोरी, उस पर आपने देखा रत्नाम के साथ एक अलग किस्म का डिस्क्रिमिनेशन हुआ, वैसे ही कोई ऐसा कम्युनिटी होगा या कोई ऐसा एरिया होगा जहाँ पे एक अलग किस्म की डिस्क्रिमिनेशन होती है, कोई ऐसा मतलब डिस्क्रिमिनेशन या प्रिजुडाइस उनके साथ होता होगा कि वो बयान नहीं कर पाते, कि ऐसे ऐसी हॉरिफिक स्टोरीज सुनी है कि डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, कि हम दिल दहल जाता है कि हम सोच नहीं पाते कि इस किस्म की मार्जिनाइजेशन भी हो सकती है। जैसे उस स्टोरी में फिर लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में फिर उन रत्नाम को अपना विलेज छोड़ना पड़ा, हालांकि एफआईआर भी हो गया, लेकिन फिर भी उसको अपना विलेज क्योंकि उनके साथ वो उन्होंने एक सोशल बाइकॉट ऐसा किया कि उनको लगा कि अब हम यहाँ पे जिंदगी बसर नहीं कर सकते, वो वहां से चले गए। लेकिन इससे क्या समझ आया कि ये खाली कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, कि कोई कम्युनिटी अगर सफ़र कर रही है उसके लिए कोई स्पेसिफिक लॉज बनाने पड़ते हैं जिससे उनको सेफ गार्ड होता है। वैसे ही ये शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटीज एक्ट 1989 बना, तो इसमें बहुत सारी डिमांड्स पुट फॉरवर्ड की इन्होंने, जो ये मार्जिनाइज्ड कम्युनिटीज थी, जैसे दलित्स थे या कोई और अनटचेबल या आदिवासी थे, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे लॉज बनने चाहिए, हमारे साथ ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। तो क्योंकि जैसे ही आज़ादी आई, आज़ादी के बाद इन कम्युनिटीज़ को भी लगा नहीं, हमारे साथ भी बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही है और ये चीज़ें चेंज होनी चाहिए, ये चेंजेस नहीं होनी। जैसे ये रत्नाम, ये पढ़ा हुआ था, ये इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहा था, तो इसने भी पढ़ा था कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, तो ये 1989 एक्ट है हमारे पास, तो इस एक्ट के तहत जो हमारे साथ हो रहा है वो सही नहीं है, तो इसने आवाज़ उठाई। ऐसे ही बहुत सारे ग्रुप्स या इंडिविजुअल्स या एनजीओज आगे आए जिन्होंने डिमांड्स पुट फॉरवर्ड की गवर्नमेंट के पास, या इन्होंने स्ट्रगल एक स्टार्ट किया गवर्नमेंट के साथ कि नहीं जी, ये वायलेंस हो रही है हमारे साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही है कि हमें नहीं लग रहा है कि हमें इक्वल राइट्स मिल रहे हैं, हमें कम्युनिटी में ऐसे देखा जा रहा है कि जैसे हम कोई मुजरिम है। तो अगर इंसान सेम है, अगर हमें आर्टिकल 15, आर्टिकल 70 या फंडामेंटल राइट्स जो है वो सबको दिए गए, तो वो वर्क क्यों नहीं करे, वो एनफोर्स क्यों नहीं हो रहा है। तो गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, ये एक्ट बनाना पड़ेगा, तो उन्होंने ये डिमांड्स के हिसाब से ये कमिटीज़ बिठाई और फिर ये एक्ट बना। तो इस एक्ट में क्या क्या था, तो सबसे पहले तो इस एक्ट में इन्होंने क्या कहा कि मतलब ये खाली मॉरली या मतलब किसी को फिजिकली खाली ये मतलब नहीं होता है कि ये फिजिकली इसको मारा गया या फिजिकली इसके साथ कुछ ऐसा किया गया कि ये एक डिस्क्रिमिनेशन है। जैसे ये रत्नाम की स्टोरी था, इसको मॉरली भी, इनको फिजिकली तो कुछ नहीं करते थे ना, लेकिन मॉरली जब लोगों के सामने पैर धोता है कोई और दूसरे कम्युनिटी मेंबर्स देखते हैं, फिर ये उसी से नहाता है, फिर वो खुद तो मंदिर में जाते हैं इबादत करने के लिए, लेकिन इनको एंट्री के लिए बाहर ही रहना पड़ता है, इनको
एंट्री नहीं मिलती, इनको बोलते हैं कि आप मतलब इस कास्ट के हो कि आप अंदर नहीं आ सकते, सब गंदा हो जाएगा। तो उससे क्या लगता है इनको, उससे लगता है कि ह्यूमिलेशन हो गई, यानी इनके साथ फिजिकली और मेंटली भी इनकी इतनी हैरेसमेंट थी। कभी कभी तो ऐसा इनको शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के मेंबर्स को इतना हैरेसमेंट किया जाता था कि इनको इनएडिबल जो ऐसी चीज़ें हैं ना, मतलब जो खा नहीं सकते या पी नहीं सकते, वो खानी पड़ती थी। कि मतलब एक केस मैंने ऐसा भी पढ़ा है कि हायर कास्ट के जो है ब्राह्मण कास्ट के, उन्होंने इनको बोला है कि जो मेरी गाय है वो आपसे बेहतर है, तो आपको इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो खाना पड़ेगा या पीना पड़ेगा। मतलब इस तरह की इनएडिबल चीज़ें जो है वो उनको करनी पड़ती थी, और समाज में इनको नीचा दिखाने के लिए वो कुछ भी करते थे। इतना कि कभी कभी उनको वो, जैसे हम कहते हैं कि इसको काला चेहरा किया और फिर घोड़े पे मतलब बिठा के सारे गांव नचवाते थे अगर ये कोई गलती करते थे या इनसे कुछ ऐसा हो जाता था कि मतलब उसका उसका हम मतलब बयान ही नहीं कर सकते कि कौन कौन सी एट्रोसिटीज़ या किस किस चीज़ों से इन्हें गुजरना पड़ता था। तो ये चीज़ें इनके पास ज़रूरी थी। BMS बटमालू, प्लीज़ आप ध्यान दें, BMS बटमालू, ये चीज़ों से इन्हें गुजरना पड़ता था। इसीलिए गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, ये एक्ट हमें लाना है। तो इसमें जो दलित्स है या आदिवासीज हैं, उन्होंने बहुत सारे मतलब डिमांड्स पहले ही किए थे। जैसे आदिवासी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि नहीं, जो हमारा लैंड हमसे छिन गया है या कोई हमें ऐसा जो लेबर करना पड़ता है दूसरे लैंड में, हमें अपना लैंड वापस दीजिए। या जो ट्राइबल वुमेन्स थी, क्योंकि अब वो वहाँ पे अकेली रह गई थी, उनके जो ट्राइबल मैन है उनको ज़मीनों से निकाला गया, वो शहर चली गई, मतलब उनके जो हस्बैंड्स थे वो शहर चले गए काम करने के लिए, तो वो अकेले, तो वो क्राइम्स, उनके साथ बहुत सारे क्राइम्स होते थे। तो वो क्राइम्स वाइम्स रोकने के लिए ये इस एक्ट में भी डिमांड किए गए कि ये नहीं जी, इस एक्ट में भी कुछ ऐसा लाया जाए कि उनको प्रोटेक्शन मिले। एक और जो हमारा टॉपिक है इसमें वो है मैनुअल स्कैवेंजिंग है, लेकिन मुझे लगता है आज हमारे लिए इतना काफ़ी है। तो कोई आज तक कोई क्वेश्चन, आज जो हमारा जो टॉपिक रहा उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन किसी को, प्लीज़ अपना हैंड रेज करे और क्वेश्चन पूछे। मुझे लगता है कि इससे समझ आता है कि आपको सारा समझ आया। तो मुझे लगता है एक क्वेश्चन आंसर सेशन हम आगे रखेंगे। तो डिस्कशन सेशन जो होगा वो इस चैप्टर पे हम रखेंगे, जो अगला हमारा टॉपिक रहेगा। तो उससे पहले हम डिस्कशन रखेंगे 5 या 7 मिनट का। तो मैं आपको इंटीमेट करूँगा कि जो भी हमने पढ़ा, तो एक फॉर्मल असेसमेंट काइंड ऑफ हम रखेंगे। उसमें 10-20 क्वेश्चन हम रखेंगे जिनका आपको जवाब देना होगा, क्योंकि मुझे लगता है आपको बहुत सारा नॉलेज मिला आज और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। इसी के साथ हम अलविदा।